Hello everyone and welcome to Dune Officers Academy. So we have conducted a scholarship test. आज जो हम आंसर डिस्कस करने वाले हैं दिस इज फॉर क्लास 4th and 5, राइट. जो आपका स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था फॉर क्लास 4th and 5, so we'll be discussing the answers of English portion. Right, if you have the paper, please keep a paper with you so that the answers when we are discussing the answers, it becomes handy for you to match your answers, to tally your answers, right. अब पहला क्वेश्चन जो है दिस इज रिलेटेड टू ईडियम्स और फ्रेजेस. यहाँ पे आपको एक ईडियम दे रखा है और उसके बेसिस पे उसका मतलब क्या है. देयर आर 4 ऑप्शंस दैट आर गिवन टू यू. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ईडियम आपको क्या दे रखा है, हिज फ्रेंड्स बीट द बॉय टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स. नाउ द ईडियम इज पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स. ठीक है, दिस इज योर ईडियम पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स. पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का मतलब क्या होता है कि मान लो कि आपकी किसी से दुश्मनी है, राइट. सो व्हेन यू ट्राई टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर, इसका मतलब है जो पुरानी आपकी दुश्मनी है आप उससे बदला ले रहे हो. जो भी कोई पुराना इंसिडेंट हुआ है, व्हेन यू ट्राई टू टेक रिवेंज फॉर दैट, सो देयर वी यूज ईडियम दैट इज पे ऑफ ओल्ड स्कोर. मतलब जो पुरानी बात हुई है उस, मान लो कि उसने एक बार आपको कुछ किया तो वो स्कोर इक्वल करने के लिए इवन यू विल ट्राई टू डू समथिंग, है ना, कि भाई इससे बदला लेके लूंगा. नाउ अब क्या है कि दोनों अब इक्वल स्कोर पे आ गए. मतलब तुमने एक बार बदला लिया, मैंने एक बार बदला ले लिया. सो फॉर दिस वी यूज एन ईडियम पे ऑफ ओल्ड स्कोर. नाउ द ऑप्शन दैट इज गिवन टू फोर्स हिम टू बी नाउ इट हैज नथिंग रिलेटेड टू मैच और स्कोरिंग समथिंग, राइट. सेकेंड आपका क्या है, टू मेक रिवेंज. वैसे टू टेक रिवेंज वुड हैव बीन बेटर ऑप्शन, पर आपका सेंटेंस का मतलब निकल के आ रहा है. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 द आंसर इज द बी पार्ट, टू टेक रिवेंज, राइट. जब आप किसी से बदला लेते हो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पे ऑफ ओल्ड स्कोर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. He didn't tell me directly, but reading between the lines, I think he is not happy with them. So the idiom or idiom is reading between the lines. When you are able to read between the lines, इसका मतलब है क्या बात बोली जा रही है और आप उसका हिडन मतलब निकालते हो, राइट. मान लो कि कई बार ये होता है ना, क्लास में किसी बच्चे ने कुछ काम किया और वो सिर्फ टीचर को पता है, तो आप क्या करते हो, इशारा में ये बात उस तक कन्वे भी कर देते हो, राइट, कि दैट यू आर ऑलरेडी अवेयर व्हाट द स्टूडेंट हैव डन एंड ऑल्सो यू वांट देम एज वेल, राइट, बिना किसी को पता चले. सो हियर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स इज व्हेन यू आर एबल टू एक्सट्रैक्ट द मीनिंग rather than what is being said. When you are able to extract the hidden meaning from a statement is what is known as to read between the lines. ठीक है, so for this the answer should be, now the A option is understand the sense rather than the actual words. मतलब क्या निकल रहा है उसका, rather than जो word है उस पर गौर ना करके उसका exact मतलब क्या निकल रहा है. when you are able to decipher that, उसके लिए हम क्या ऑप्शन, उसके लिए क्या यूज करते हैं, idiom to read between the lines. So for question number 2 the answer should be the A part, understanding the sense rather than the actual words. Next statement है, the third question is, this place affords a bird's eye view of the green valley below. Now ये idiom का, if you want to understand the idiom, जब भी आपने चिड़िया देखी होगी ना, जो आपकी birds होती हैं, they fly over a height, right. So you can get a view from the height, right. So you can actually get the view from a height. So for this the answer should be a narrow view. We don't say a narrow view, मतलब थोड़ा सा, right, something which is not very broad, so but rather an ugly view, right. We see it doesn't make any sense. But if you will look at the option C, it is an overview. मतलब जब आप किसी को क्या है ऊपर से आप एक व्यू ले पा रहे हो, for there we use a statement एन ओवरव्यू. क्या है उसके लिए, बर्ड्स आई व्यू. मतलब जब आप किसी डिस्टेंस से कोई चीज देख पा रहे हो, राइट, तो आपको वो चीज पूरी तरीके से दिख रही है, राइट. सो फॉर दिस द आंसर शुड बी द सी पार्ट. फॉर क्वेश्चन 3 आंसर शुड बी एन ओवरव्यू. इवन इफ लाइक फॉर एग्जाम्पल देर आर पीपल हु आर फाइटिंग ओवर समथिंग. ठीक है, दो लोग हैं कि वो क्या है झगड़ रहे हैं, राइट. मेनी अ टाइम्स व्हेन यू आर हैविंग एन हीटेड आर्ग्यूमेंट यू आर नॉट एबल टू, आप इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो कि आपको मतलब नहीं समझ आता है. बट एनी पर्सन हु इज आउट ऑफ दैट, है ना, क्योंकि वो दोनों के क्या है व्यू पॉइंट समझ पा रहा है. सो ही विल बी एबल टू, सो ही कैन एक्ट एज अ डिप्लोमैट और अ मॉडरेटर बिटवीन देम.
तो मतलब क्या है, व्हेन ओवरव्यू आप कब ले पाते हो, जब आप उससे क्या है थोड़ा दूर डिस्टेंस पे हो, राइट। स्पेशली जब आप टॉप पे जाते हो, इफ यू हैव डन हाइकिंग और ट्रैकिंग एंड इफ यू रीच अ सर्टेन पॉइंट, यू विल बी एबल टू हैव एन ओवरव्यू ऑफ द थिंग, ठीक है। तो आपको दिखता है ना कि नीचे किस तरीके से जो आपका सिविलाइजेशन बसी हुई है, कहाँ पे क्या चीज़ सिचुएटेड है, सो यू गेट अ व्यू. So for this the answer should be C part and overview. Now the next question is phrasal verb. मतलब ऐसे कोई भी फ्रेज जिसमें एक वर्ब है. Can you dash the radio a little? अगर आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस का मतलब समझते हो कि कैन यू डैश द रेडियो अ लिटिल, मतलब क्या है इसका कि वो आवाज़ को कम करने के लिए बोल रहे, बंद करने के लिए नहीं बोल रहे, बट कम करने के लिए बोल रहे. अ लिटिल बोला जा रहा है ना. सो कैन यू टर्न ऑफ, टर्न ऑफ का मतलब क्या है, बंद कर देना. अब आप थोड़ा सा बंद नहीं करते हो, बंद वो पूरा ही होगा, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, ठीक है, कोई बीच का वो नहीं है. देन इट इज टर्न इन. व्हेन यू टर्न इन मतलब आप उसको दूसरी साइड कर लो. जैसे फॉर एग्जांपल टर्न इन का एक और मतलब ये भी होता है कि मान लो कि मैं ये बोलती हूँ कि ड्यूरिंग द मीटिंग ओनली 2 people टर्न इन, मतलब 2 लोग ही थे जो प्रेजेंट हुए, या 2 लोग ही थे जिन्होंने हु शोड अप, राइट. देन इट इज टर्न डाउन. सो व्हेनेवर समथिंग इज बीइंग टोल्ड इन रिगार्ड्स ऑफ अ वॉल्यूम, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रेडियो का वॉल्यूम कम करने के लिए बोला जा रहा है. सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी द सी पार्ट, दैट इज टर्न डाउन. व्हेन यू टर्न डाउन समथिंग, उसका मतलब क्या है, आप उसको कम कर रहे हो. यू टर्न डाउन द वॉइस मीन्स यू आर मेकिंग इट लेस, राइट. मेनी अ टाइम्स व्हेन यू टर्न डाउन, so you even say turn off also, ठीक है. you turn off and off. turn off का मतलब क्या है, when you completely switch off something. so the answer should be C part, turn down. for question number 4 it should be turn down. next है आपका the fireman were able to dash the fire in church streets. अब जहाँ पे भी ऐसी कोई बात आ रही है where you have to extinguish something, मतलब ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे आपको क्या है कि कोई चीज़ जली, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपकी आग लग गई है, जब आप उसको बुझाने जा रहे हो तो जो फ्रेजल वर्ब जो होता है उसके लिए वी यूज पुट आउट. You put out a fire. To extinguish something which is burning, we use an phrasal verb that is put out. So for this the answer should be question number 5. The answer should be B part, put out. You put out a fire, you extinguish. ठीक है, कोई चीज़ उसको बुझाना, जो आग लगी है जब आप उसको बुझा रहे हो तो हम क्या फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे, put out. नेक्स्ट है आफ्टर मच एफर्ट्स ही कुड डैश द क्राइसिस. गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब है जैसे आप बोलते हैं ना गेट ऑफ मी, मतलब किसी को आप क्या करिए, या ब्रशिंग देम असाइड. मूव इन मतलब एंटर करना. टाइड ओवर, पुट ऑफ, ठीक है. द करेक्ट फ्रेजल वर्ब शुड बी टाइड ओवर, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका आंसर क्या होना चाहिए, सी पार्ट, टाइड ओवर. अब टाइड ओवर का मतलब क्या होता है, टाइड ओवर का एक और अगर हम मीडियम की बात करें, सेल थ्रू, है ना. टाइड ओवर का मतलब क्या है कि टाइड्स क्या होती हैं, जो आपके समुद्र में आपने देखा होगा ना, लहरें जो बनती है. सो दीज आर बेसिकली कॉल्ड टाइड्स. तो उन टाइड ओवर का मतलब है जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है एंड यू हेल्प समवन टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, द डिफिकल्ट सिचुएशन. फॉर देयर वी यूज द इडियम, we use a phrasal verb tide over, right. So when you help someone through a difficult situation, तो वहाँ पे हम कौन सा idiom use करते हैं, we use the idiom tide over. कोई आपकी situation खराब है, difficult situation है, when you help someone to get out of it or get through it, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, idiom tide over. So for question number 6 the correct answer is the C part, ठीक है. नेक्स्ट उस पे आते हैं. नाउ दीज आर प्रेपोजिशन, ठीक है. और आपको बहुत बार बोला गया है कि प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस हमेशा से ही आए हैं, राइट. सो क्वेश्चन नंबर 7 इज बेस्ड ऑन प्रेपोजिशन. व्हाट आर प्रेपोजिशन, राइट. ऐसे कोई भी वर्ड जो नाउन के पहले लगते हैं और वो आपको रिलेशन बताते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट का क्या रिलेशन है. फॉर एग्जाम्पल द बुक इज ऑन द टेबल. कहाँ पे है बुक, बुक क्या है, इट इज अ नाउन, किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर. तो ये वो हमें क्या बता रहा है, पोजीशन कौन सी बता रहा है, हमें कौन सा वर्ड बता रहा है, ऑन, ठीक है. सो दीज आर प्रेपोजिशंस. अब देखो क्वेश्चन है आपका, माउंट आबू इज अबाउट 5000 फीट डैश द सी लेवल. वी हैव डन सर्टेन idioms which are related to the position. तो जब भी हम पोजीशन की बात करें, माउंट आबू इज अबाउट
5,000, along का मतलब क्या होता है, उसके साथ, है ना. आफ्टर का मतलब क्या है, उसके बाद, बिहाइंड पीछे. तो करेक्ट आपका प्रपोजिशन क्या होना चाहिए, इट शुड बी ए पार्ट दैट इज अबव. माउंट आबू क्या है, सी लेवल के 5,000 फीट ऊपर है. जब भी आप डेप्थ मेजर करते हो या फिर कभी भी आप हाइट मेजर करते हो, वो हमेशा आप सी लेवल से मेजर करते हो, राइट. सो फॉर दिस द आंसर शुड बी, फॉर क्वेश्चन नंबर 7 इट शुड बी अबव, है ना, सी लेवल के ऊपर. पोजीशन वाइज देखें तो माउंट आबू क्या है, सी लेवल के ऊपर है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. The case was put dash the judge and the judge decided it within an year. यहाँ पे आपको कौन सा idiom चाहिए which conveys the meaning कि वो जो आपका जज के सामने क्या है, केस प्रेजेंट किया गया, राइट. सो at the case was put at the judge, है ना. आप at कहाँ यूज करते हो, कोई चीज जो कॉर्नर पे है, राइट. इट डजंट मेक सेंस. फिर क्या है, the case was put from the judge, right. Put from the judge, it was not from him but rather it was presented to him, right, before. So the case was put before the judge, उनके सामने पेश किया गया, it was presented to him. So for question number 8 the answer should be C part, before him. Next question है आपका, we are offering solution dash a price almost anyone can afford. प्राइस की जगह पे बात आती है, हमें idiom यूज करते हैं at, है ना. अब बोलते हैं ना, एट व्हाट प्राइस यू आर सेलिंग द वेजिटेबल्स और एट व्हाट प्राइस यू आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट. तो प्राइस की जहाँ पे बात आती है वी यूज इडियम एट. लास्ट क्वेश्चन है आपका, इफ यू लिव इन अ करप्ट सोसाइटी यू कैन नॉट इजीली राइज डैश, यू ऑलवेज राइज अबव, है ना. पोजीशन की हमने बात की जो क्या है, ऊपर उठ रही है, तो वहां पे वी हैव जस्ट डिस्कस वी यूज व्हाट इडियम, वी यूज अबव. सो फॉर दिस द आंसर शुड बी अबव, राइट. So this was the solution for the scholarship test that was conducted for class 4th and 5th. Thank you everyone and have a good day to you all.